जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक के क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो पोर्शन थे हमारे वो क्लियर हैं। तो लिहाजा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक टॉपिक की तरफ। तो ये क्या होता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि एनटीएससी, यूसेट, लेट, उसके अलावा पीपीएससी और भी अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यूज आते होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत सारे हमारे इस तरह के कंट्रीज़ में। लिहाजा ये मैथ की बेसिक चीज़ भी है और इसे हमें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। इसके लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जस्टिस लॉ अकेडमी ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ रखा हुआ है, जिसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो भी देते हैं। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं। उसके अलावा नोट्स देते हैं। लाइव भी हम जूम पे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो आप तीनों वे से लेक्चर ले सकते हैं और हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप वहाँ से रब्ता भी कर सकते हैं। और मैं नंबर आपको एक दफ़ा वॉइस में बता भी देता हूँ, 0300752089 3। चलें, चलते हैं आप अपने लेक्चर के आगाज़ की तरफ। अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन वन टर्म एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट टर्म इज अ कांस्टेंट। कहता है कि एक टर्म का फासला दूसरी टर्म के फासले के दरमियान जो फासला होता है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन एक जैसा होना चाहिए। आगे मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूँ टर्म क्या होती है और उनमें फासला कैसे कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। जी, ये देखिएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। यहाँ से देखिएगा कि इन अदर वर्ड्स वो जस्ट ऐड द सेम वैल्यू। हम एक ही वैल्यू को ऐड करते हैं ईच टाइम, हर दफ़ा, इन्फिनिटली। ठीक है। जैसे कि अब देखो, ये हमारे पास एक टर्म है। वन क्या है? ये एक टर्म है। फोर क्या है? ये एक टर्म है। सेवन क्या है? ये एक टर्म है। लिहाजा इनके दरमियान अब देखिएगा फासला, देखिएगा फोर और वन और फोर के दरमियान कितना फासला है? तीन का। हम क्या ऐड कर रहे हैं? सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये देखना, ये सेम वैल्यू हम ईच टाइम ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो थ्री ऐड किया तो वो फोर बन गया। फोर में थ्री ऐड किया तो वो क्या बन गया? सेवन बन गया। तो लिहाजा आप इन सारों के दरमियान टू एन टर्म तक, टू एन टर्म तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटली, जब आप इन्फिनिटी पे भी जाकर जितने मर्जी वैल्यूज थ्री को ऐड करते जाएं तो ये इन्फिनिटी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। तो लिहाजा इन जनरल वी कुड राइट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस लाइक दिस। हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जो उसने अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाई है ना, नीचे उसका उसने फार्मूला भी, एक जनरल सा फार्मूला तैयार कर दिया है कि इसके अंदर अब हमें कोई कहे ना, ये देखो वन मैंने बताया पहली टर्म है, फोर दूसरी टर्म है, सेवन तीसरी टर्म है, टेंथ कितनी है? फोर्थ टर्म है। तो लिहाजा अगर मुझे कोई डायरेक्ट कहे ना, डायरेक्ट ये बात करे कि आपने सेवन्थ टर्म निकालनी है, तो मैं इस फार्मूले की मदद से फौरी सेवन्थ टर्म निकाल दूंगा। अब ये देखिएगा ये फार्मूला क्या है। वो कहता है कि पहली टर्म को वो ए का नाम दे रहा है। ठीक है। दूसरी टर्म को ए प्लस डी का नाम दे रहा है। ये डी क्या है? डी हमारा जो फासला था, जो हम एक सेम वैल्यू पुट करते हैं, वो सेम वैल्यू क्या है? थ्री है। ठीक है। इसी तरह अगर आप फाइव फाइव भी सब में ऐड करते जाएं तो इन्फिनिटी तक सेम आंसर आएगा। मतलब फाइव के लिहाज से थ्री ऐड करते जाएं, फाइव, सेवन, एट, जो दिल करे आपका, आप कोई भी वैल्यू जो सेम वैल्यू हर एक में ऐड करेंगे। वैल्यू क्या ऐड करनी है वो आप डिसाइड कर देंगे। जैसे कि इधर उसने थ्री डिसाइड किया हुआ है। तो लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी।
ये 2D क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये दूसरी टर्म है। आपको पता है जहाँ कोई भी नहीं होता वहाँ 1 साथ ज़रूर होता है। ये D के साथ यहाँ पे 1 है, लिहाजा 2D। ये कौन सी टर्म है? ये तीसरी टर्म है। उसके अलावा हमारे +3D, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज टू n टर्म तक आप इसको सॉल्व करें। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो 3, 8, 13, 18 फाइंड द 9th टर्म इन दिस अर्थमेटिक सीक्वेंस। कहता है कि इसमें से जो 9th टर्म है ना वो फाइंड करो। टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज यूज दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला या तो आपको याद रखना पड़ेगा या आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आप फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस डी n-1। ये n क्या है? ये टर्म है। ये जो n है ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये a प्लस डी। अब मुझे उसने कहा है कि 9th टर्म करो, तो मैं n की जगह जहाँ पे भी n है मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा? 9 पुट कर दूंगा। बाकी उसने हमें वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 3, d इक्वल टू 5। ये उसने डाटा दिया होगा। इस डाटा को आपने अपने पास रख के क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, x की 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 9 माइनस 1। n की जगह 9 पुट कर दिया, a की जगह 3 पुट कर दिया और d की जगह 5 पुट कर दिया और 9 वही n की जगह 9 पुट कर दिया -1 वही फार्मूले वाला। x9 इज इक्वल टू 43। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो nth टर्म जो आप ट्रेडिशनल वे से भी ऐड करते जाएं, जिस तरह 3 में 5 ऐड किया, 8 में 5 ऐड किया, 18 में, इसी तरह 9 दफ़ा 5 ऐड करके देखें तो आपको 43 आंसर आएगा ट्रेडिशनल वे से भी। ये इजी तरीका है कि आप डायरेक्ट अपना 9 टर्म फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3, 7, 11, 15, 19, 23। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास सेम एज इट इज इसी तरह है। हम इनको क्या करेंगे? इसकी 20th टर्म फाइंड करेंगे। और ये आपको मेरी तरफ से असाइनमेंट है। ये आप मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे इसकी असाइनमेंट बना के, पिक्चर बना के, इस तरह के क्वेश्चन लिख के उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करेंगे, राइट। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n/2 20a प्लस n-1d। फार्मूला उसने दे दिया। अब कहते हैं इसका क्या करो? n टर्म फाइंड करो। तो लिहाजा आप क्या करोगे? n की जगह जितनी जो सी टर्म फाइंड करनी है 20th करनी है, हमने 20 टर्म लिख लेंगे। ए की वैल्यू उसने दी हुई है वो आप पुट करेंगे, तो सारी सेम एज इट इज। आगे आ जाओ। जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? इफ द रेशियो बिटवीन consecutive terms in a sequence is constant, the sequence is a geometric sequence। कहता है कि इफ द रेशियो, इनके दरमियान जो रेशियो होगी कंसेक्टिव टर्म जो सीक्वेंस वाली होंगी उनके दरमियान जो रेशियो होगी, कहता है अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, बात कर रहा है अगर वो कांस्टेंट है, तो कहता है कि अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसे कहेंगे ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। और अगर वो वेरिएबल है या कांस्टेंट नहीं है तो फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। दूसरी डेफिनेशन आप देखिएगा, द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द टर्म इज द कॉमन रेशियो एंड रिप्रेजेंट बाय और। किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और के साथ, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है कि ये हमारे पास उसने एक हमें जर्नल सा फार्मूला बना के जियोमेट्रिक सीक्वेंस का दे दिया है कि ये एक जर्नल फार्मूला, इसको आपने माइंड में बैठा लेना है और याद रखना है कि A1 A1R2 A1R3, ये R क्या है? रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात याद रखनी है। ये R क्या है? ये कांस्टेंट रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। Geometric sequence formula to calculate n term in geometric sequence। लिहाजा ये देखिएगा, मैं ये फार्मूला समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। an इज इक्वल टू A1R n-1।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ऐड करता चलूँ कि जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि आपने क्या करना है, अपने पास इनके कॉपी पेंसिल रख के नोट्स बनाते जाना है, ताकि नोट्स के बगैर कामयाबी नहीं होती। ये मैं बात आपको पक्की बता रहा हूँ। नोट्स बहुत अच्छी तरह तैयार करें, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू एन टर्म, ये देखो nth टर्म को बता रहा है ना एन। ए वन क्या है, फर्स्ट टर्म। आर क्या है, कॉमन रेशो। और फिर एन क्या बता रहा है, nth पोजीशन। ये इसकी जो पोजीशन है वो nth है, ठीक है। अब सॉल्व करने लगे। ये फार्मूला का आपको स्ट्रक्चर सेम एज इट इज नज़र आ रहा है कि ये आपने अच्छी तरह गौर से देखना है। अब हम क्वेश्चन कहते हैं द फर्स्ट टर्म इज 33। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 33। कहता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म इफ द रेशो इज 2। अगर उनके दरमियान कॉमन रेशो क्या है, 2 है, तो इनका क्या फाइंड करो, 36 टर्म फाइंड करो। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ये देखो 33। इसके दरमियान कॉमन रेशो क्या है, 2। फाइंड कौन सी करनी है, nth। वही फार्मूला अगर मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँ तो ये देखो, ये वाला ही फार्मूला है जो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। x6 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 1। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद उनको सॉल्व किया तो सेम एज इट इज हमारा एक अच्छा सा हमें समझ आ गई कि जो हमारी 6 टर्म है वो 96 है, ठीक है। आगे आ जाओ, सम ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। कहता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस का सम कैसे फाइंड करते हैं। सम ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी कोई हदूद होती है उसे हम कहते हैं ये फाइनाइट है, जिसकी कोई हदूद नहीं होती उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक्स एस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू Sn is equal to a1 1 minus rn 1 minus r where r not is equal to 1। अच्छा ये नॉट इज इक्वल टू 1 क्यों है, आपको पता है मैथ में जब बटे के नीचे ज़ीरो आ जाती है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा ये जो नीचे 1 है इसका मतलब है कि अगर हम 1 - 1 करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो बटे के नीचे अगर ज़ीरो आता है तो फिर क्या होता है, फिर वो इन्फिनिटी हो जाती है वैल्यू। द सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज, कहता है इनका सम निकालो। ये फार्मूला दिया हुआ है। अब फाइंड द सम ऑफ जियोमेट्रिक, अब इनका हम सम निकालने लगे हैं। ये देखो, ये देखो आपने क्या करना है, इसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ। ये आपको मेरी तरफ से असाइनमेंट है, तो ये आपने इसका सम निकालना है, ठीक है। तो बल्कि मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आगे, असाइनमेंट आप वैल्यूज़ चेंज कर लेना, उसके असाइनमेंट बना लेना, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखो, r इज इक्वल टू 7/10, r1 is equal to 7/10. Divide the second term by the first term to determine the common ratio. कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं, दूसरी टर्म में से, दूसरी टर्म में से पहली को क्या कर देते हैं, पहली के साथ डिवाइड करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी रेशो आ जाती है। एज, जैसा कि एज अ सीक्वेंस इज फाइनाइट सो दिस फार्मूला इज दिस। अगर फाइनाइट है तो ये फार्मूला है हमारे पास, अगर फाइनाइट ना होता तो फिर तो हमारे पास उसका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है तो आपके सामने वैल्यूज आ गई हैं। एक सॉरी, एक मिनट बच्चों। अच्छा, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1/1 - 7/10। वैल्यूज पुट की, 10 नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10/3 आ गया। Sn equation contain radical, it's important to get radicals along one side, on one side to eliminate the radical sign। ये देखो,
फर्स्ट गेट द रेडिकल अलोन ऑन वन साइड देन स्क्वायर, देन क्या करो, इसको स्क्वायर करो। अच्छा, अब हमारे पास आगे देखो, ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन हमारे पास आया। एक्स की 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें पता है कि हम कोई भी सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है 1/2 के साथ इन दोनों को क्या कर दो, इनके ऊपर पावर ले लो 1/2। जब 1/2 ली तो ये ख़त्म हो गई, ठीक है, x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास हमने क्या किया, x की 2 माइनस 7, एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला बन गया। हमने क्या किया, -7 को इधर ही रहने दिया, ये वाला x, ये जो x है, अच्छा स्क्वायर लेना। अगर हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म किया। अब बच्चों को इस स्टेप की नहीं समझ आनी, उसकी वजह क्योंकि उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे ये x की 2 ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसे आई है, ये बच्चों को नहीं पता चला, लिहाजा मैं वो ही बताना चाह रहा हूँ। ये वाली वैल्यू, ये आप, ये जो वैल्यू ये कैसे आई है ये बच्चों को नहीं पता चला, मैं वहाँ पे बताना चाहता हूँ। हमने इसका लिया स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। हमने इसका लिया स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लिया, तो फैक्टराइजेशन की, तो उसमें हमारे पास ये फार्मूला किया, x माइनस 1 का स्क्वायर लेना तो उसका फार्मूला ये बनता है। उसको हम ब्रेक करें, आपने पढ़ा होगा x की 2 प्लस माइनस a माइनस ए बी प्लस बी, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। जब दरम्यान में माइनस आता है तो इसके साथ माइनस आ जाता है, जब प्लस होता है तो इधर भी प्लस आ जाता है। तो लिहाजा ये जिन बच्चों को नहीं पता फार्मूले का, तो या तो वो रट्टा लगा ले या वो फिर फार्मूले फैक्टराइजेशन के याद कर ले, ठीक है। अब ये देखो हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है, आपको पता है मैथ का रूल है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये एक साइड पे रह गई और ये हमारे पास वेरिएबल हम इधर ही रखें। अब देखो ये हम -2x प्लस 1 है, ये 1 को चाहे इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ, 2x प्लस 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब 2 को हमने क्योंकि फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, तो x प्लस 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। वर्बल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अलजबरा, अलजबरा में जो वर्बल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एज प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स होती हैं, मोशन प्रॉब्लम्स होती हैं। If 2x minus 3 is an odd integer, find the next even integer. मैंने पहले लेक्चर को आपको बताया था कि और नंबर और इंटीजर क्या होते हैं और इवन इंटीजर क्या होते हैं। जिन बच्चों ने मेरा अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया उनको यहाँ पे ये इंटीजर की समझ नहीं आएगी, लिहाजा मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है कि वो इस लेक्चर सीरीज़ में जाकर लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो लेक्चर है वो ज़रूर जाकर वॉच करें, ठीक है। आपको पता है मैथ इज़ लाइक ए चेन, मैथ क्या इंग्लिश भी चेन है। आपको अगर टेंस नहीं आते तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, लिहाजा और टेंस कैसे आएंगे, आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे समझ आएंगे, आपको फ्रेजेस का क्लासेस सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। इसी तरह मैथ का भी रूल है कि मैथ अपनी पिछली चेन को नहीं छोड़ती, ठीक है। तो लिहाजा आपने इसको बहुत अच्छी तरह देखना है। इफ 2x माइनस 3 इज एन ऑड इंटीजर, फाइंड द नेक्स्ट इंटीजर, कहता है कि अगला इंटीजर फाइंड करो। एन इवन इंटीजर फेलो एंड इंटीजर, सो सिंपल ऐड 1। हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब 1 क्यों किया है, उसने हमें कहा हुआ है क्या, कहता है कि 2x माइनस 3 इज एन ऑड इंटीजर, फाइंड द नेक्स्ट इवन इंटीजर। अब हम देखो ये ऑलरेडी ऑड है,
तो ऑड में हम अगर ऑड ऐड करेंगे, दो में अगर दो ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4, इवन आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑड है तो ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। लिहाजा अगर हम ऑड को इवन बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑड को इवन बनाना है तो ऑड में ऑड ही ऐड करेंगे। वन ऑड नंबर है तो इसमें ऐड किया तो वो हमारे पास 2x-2 आ गया। लिहाजा ये देखो, यहां से फिर हम देखते हैं 2x-1 इज आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये एज प्रॉब्लम्स। अब ना आपको जो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी ना वहाँ पे कुछ मैथमेटिकली फॉर्म में चीज़ें रिप्रेजेंट हुई होती हैं, उनको आपने समझना है। जब वो प्रेजेंट एज की बात करेगा ना, मौजूदा एज की, तब आपने एक्स लगाना है। जब वो बात करेगा ना आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद की, आपको पता है 2 साल बाद कोई काम होना हो तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, तो हम उसे ऐड कर लेंगे। जो एज उसकी गुजर चुकी है 2 ईयर बिफोर, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो आने वाली उसको प्लस कर देंगे, और जो मौजूदा है उसे एक्स कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। कहता है सादिया इज नॉट 20 ईयर ओल्ड। सादिया अभी कितने साल की है, 20 साल की। हर ब्रदर उमर इज 14, और उसका भाई कितने साल का है, 14 साल का। ये मौजूदा वक्त की बात कर रही है। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स अगो वाज सादिया 3 times एज ओल्ड एज उमर वाज। कहता है कि बताओ कि सादिया 3 टाइम ओल्ड है उमर से, कितनी ओल्ड है। 3 टाइम आपने बताना है कि कितनी सादिया अगो बड़ी है। 3 टाइम बड़ी है ना सादिया उमर से, तो वो निकालना। कंपेयर, कंपेयरिंग देयर एज एक्स एज अगो। मैंने आपको बताया बिफोर की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले गुजर चुका है ना, जो मामला भी गुजर चुका हो। अब देखो उम्र एज कितनी है, 14 साल। तो हम ये देखते हैं कि आज की जो एज है ना सादिया की, हमने फाइंड करनी है, या उम्र की, हमने प्रेजेंट की एज फाइंड करनी है, वो एक्स है। अब उम्र की एज कितनी है, उम्र की एज 14 साल है। किस से, आज से। आज को हम माइनस कर लेते हैं, 14 माइनस एक्स। सादिया एज बिफोर 20 माइनस एक्स वाज 3 टाइम्स, सो कहती है 3 टाइम बड़ी है। उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखो 3 टाइम्स एज ओल्ड, कहती 3 साल उससे इतनी बड़ी है। तो अब आप ये बताओ 20 माइनस एक्स एक साइड पे इज इक्वल टू, कौन बड़ी है, सादिया बड़ी है, उसको हमने इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिख लिया। कौन छोटा है, छोटा फाइंड करना है ना, उम्र कितना छोटा है वो फाइंड करना है। ये देखो उम्र की एज के साथ हमने 3 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको करो सॉल्व। 20 माइनस एक्स 42 माइनस 3x, 3 को मल्टीप्लाई करो 14 माइनस एक्स के साथ, तो ये सॉल्व होता है। आई थिंक मैं ये छोटे स्टेप इसलिए स्किप करता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो इस चीज़ को, मैथमेटिक्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो लिहाजा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी बात को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा आप इनकी बात को बहुत अच्छी तरह देखेंगे कि इन्होंने बात क्या की हुई है। आप ये देखें, कहता है कोई नंबर है ए बी, कोई नंबर है, वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ऊपर उसने बताया हुआ है दोनों इकट्ठे काम कंप्लीट करते हैं 15 दिन में, और बी अगर अकेला काम करे तो वो 20 दिन में करता है। कहता है हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ए को अगर अकेले काम करना पड़े तो वो कितने दिन लेगा। हेयर इज द फार्मूला, ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 1 आवर ए बी, अगर ए बी दोनों काम करते हैं वो बराबर होता है 1 आवर ए प्लस 1 आवर बी। अब दो बंदे काम कर रहे हैं, वो काम इक्वल होगा किसके,
ए के काम के और बी के काम के दोनों के काम को प्लस करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इसी तरह यहाँ पे भी है। तो अब हमने ए बी की वैल्यू पुट की। ए बी जब इकट्ठे काम करते हैं वो 15 दिन लगाते हैं, ठीक है। कहता है कि जब ए अवर 1 आवर ए के काम को आपने बताना है, जबकि बी अगर कला अकेला काम करता है तो वो 20 में डेज में। 1 आवर ए 1 आवर 15 1 आवर 20। अब यहाँ पे एक बहुत बात इम्पोर्टेंट है। आपको पता है जब हमारे पास इस तरह बटे में फॉर्म में आ जाती हैं तो हम उनका लेते हैं एलसीएम। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि ये 4 से 5 क्लास का क्वेश्चन है, एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू टेक एलसीएम। तो आपने एलसीएम लेने का तरीका, फिर आपने 15 और 20 का एलसीएम निकालना है ताकि आपको एलसीएम निकालना आ जाए। और एलसीएम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। 1 आवर ए 1 आवर 16। अच्छा ये देखो, सो ए कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। कहता है ए जब अगर काम करता है तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 60 दिनों में। अच्छा, इफ ये वही क्वेश्चन है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, इफ एक्स बड़ा है 0 से, वाई बड़ा है 0 से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी द ग्रेटर देन 0। तो कहता है इनमें से कौन सा सब जो बड़ा होगा 0 से। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ना इस वैल्यू की पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास साइन है इसका क्या मतलब होता है, ये जो, ठीक है। इस साइन को आप कैसे समझोगे, इसका आपको कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं ये बच्चों को बताता होता हूँ कि ये जो इसके दो टांगे बनी हुई हैं, ठीक है, ये जिस तरफ ओपन होंगी ना वो बड़ा होगा। ये जिस तरफ बड़ा ओपन होंगी, खुली हुई होंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ये बड़ा है। कहता है एक्स ग्रेटर देन 0। कहता है एक्स क्या है, सॉरी एक्स स्मॉलर देन 0। 0 की तरफ टांगें खुली हुई हैं, 0 बड़ा है किससे, एक्स से। मीन के एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो ये देखो आगे उसने इंग्लिश में लिख भी दिया हुआ है, इट्स मीन दैट एक्स इज नेगेटिव नंबर। हमें इस बात ने बताया है, इस बात ने, कि जो एक्स है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहता है कि कोई दो, अगर आपको पता है -1 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, तो जवाब क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 1 इज 1, 1 प्लस का आ जाए। -1 को मल्टीप्लाई करो -3 से, तो 3 1s आर 3, तो हमारे पास पॉजिटिव 3 आएगा। ओनली ई ऑप्शन विल बी प्रोवाइड द पॉजिटिव आंसर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। -2x, -2x, ठीक है। आगे आ जाओ, इफ x छोटा है 0 से, y छोटा है 0 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से ट्रू कौन सा होगा। अगर x छोटा है y, इट्स मीन बोथ नंबर आर नेगेटिव। कहता है कि इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है। एंड दिस summation of both negative number is always negative, less than 0। तो कहता है इनको अगर समर अप किया जाए, तो समराइज किया जाए, सम अप कर दिया जाए, तो क्या आता है, वो लेस देन 0 होगा। तो वो कौन सा नंबर है, ये है। अगर दोनों 0 हैं तो ज़ाहिर बात है दोनों को प्लस करें तो फिर भी 0 ही होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस बनता है, माइनस को प्लस माइनस करें तो वो माइनस ही रहता है। ये बात
याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ। आगे हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्री, फाइंड एंगल्स, पैरामीटर्स, एरियाज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिएगा बेसिक ऑफ जियोमेट्री। बेसिक क्या है? अक्यूट एंगल बताने लगा हूँ। ये एमसीक्यूज मोस्टली आया होता है पीपीएससी में भी, यूसैट में भी, और उसके अलावा लैट में भी, और उसके अलावा एनटीएस में भी, एंड अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जितने भी जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स आते हैं ये आया होता है। तो एंगल्स क्या हैं? एन एंगल विच मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड अ क्यूट एंगल। क्यूट नहीं हम बोलते ये बच्चा बहुत क्यूट है, मासूम सा है, इसी तरह छोटा सा होता है। इसी तरह कहता है कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है? कहता है कोई भी एंगल जो 90 होता है, 90 एग्जैक्ट 90, 85 भी नहीं होना चाहिए, 89 भी नहीं होना चाहिए, 91 भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, तो वो एंगल क्या होता है? राइट एंगल। बेसिक ऑफ जियोमेट्रिक obtuse angle. An angle that measure greater than 90 is called obtuse angle. Straight angle कौन सा होता है? The angle which measure exactly 180। कहता है कि जो 180 exactly हो वो क्या होता है? Straight angle। Complementary angle कहता है ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल, कितने एंगल? दो एंगल, जिनको एड अप किया जाए, जमा किया जाए तो वो 90 बन जाए, चाहे वो 30-60 हो, चाहे वो 45-45 का हो, लेकिन उनको अगर ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाए? 90। तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनको जमा किया जाए वो 180 बन जाए, वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। Parameters. Parameters of a shape is defined as a total distance around the shape. Parameter of square. Parameter is equal to sum of the length of all sides. Parameter a plus b, a plus a plus a plus a. Parameter is equal to 4a. ये इसका क्या है? पैरामीटर है, सम ऑफ ऑल साइडेड, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर एज अ टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। जो टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप होता है उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, लिहाजा ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये होता है फोर साइड में से आमने सामने वाली दो साइड जो होती हैं वो बराबर होनी चाहिए उनकी लेंथ, और दूसरी जो आमने सामने, ये देखो इनकी लेंथ और इनकी लेंथ क्या है? बराबर है, तो एक साइड ये, और इनकी साइड, इनकी लेंथ और इसकी लेंथ आमने सामने वाले की जब बराबर होंगी तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल एंगल, ये आपके सामने वर्टिकल एंगल बना हुआ है, तो ए और ए, बी और बी। इन फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? अब वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्टिकल एंगल ऑफ इक्वल द टू अनमार्क्ड एंगल आर 2b एंड 4a। ये आपके सामने एंगल बने हुए हैं, आपको जो इक्वल हैं वो भी दिखाए गए हैं, तो लिहाजा आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। तो देखो ना, एक एंगल ये इधर बन रहा है, तो इनको आपने गौर से देखना। अब देखो, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल इज, आपको पता है सब का एंगल का सम लें तो वो 160 आता है। 360 क्या होगा? सम होगा किन का? इन सारों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, देख लो। 4a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4a प्लस b प्लस 2b। 360 इज इक्वल टू 10a प्लस 1 प्लस 5b। इन फिगर b इज इक्वल टू 2a, b की फिगर 2a के बराबर है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देख लो, ठीक है। 5b इज इक्वल टू 10a, 5b is equal to 10a। 360 is equal to 10a plus 10a, 360 is 20a,
a इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई किया तो 18 आ गया और b कितना आ गया 36. If in the figure below the area of shaded sector is 85% of the area of the entire circle, सर्कल का एरिया कितना होता है 160 एंगल होता है उसका. What is the वैल्यू ऑफ w की वैल्यू फाइंड करो. आपको ये नज़र आ गया शेडिज एरिया इज 85% ऑफ ए सर्कल. ठीक है. उसके बाद वाइट एरिया कितना है 15%. तो आप 360 आपको पता है टोटल होता है, तो उनमें से 50% 15% 15% को क्या करो निकालो तो वो आपके पास 54 आएगा. तो ये था आज हमारा लेक्चर सीरीज़ जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. जियोमेट्रिक रेशो, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्री, तो ये सारी हमने डिस्कस की हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग विद कॉन्स्टेंटली. तो इसी तरह कंसिस्ट रहें इस चैनल के ऊपर. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे आपके जो क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम हैं, जो कैंपिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. तो ये जस्टिस लॉ एकेडमी का चैनल है, लिहाजा हमने यूसेट, लेट, लॉगैट एंड LLB की ऑनलाइन क्लासेस जानी है. जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. तो लिहाजा अगर मेरे अल्फाज में कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत. तो इसी तरह कंटिन्यू रहें, अपनी जदोजहद करते रहें. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो. बेस्ट ऑफ लक. जज़ाकल्लाह.